नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया के कहानी संग्रह आवाज की समीक्षा। समीक्षक हैं सुदर्शन वशिष्ठ। स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया का जन्म हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला की तहसील अर्की के ग्याणा गांव में हुआ था। स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया के चर्चित कहानी संग्रहों में ठिठुरते हुए पल, छोटा पड़ता आसमान, मुश्तरका जमीन, बावड़ी तथा अन्य कहानियां, यातना शिविर, कवच और वो गीत हो गई, डीएनए और वो गीत हो गई और मेरी प्रिय कहानियां प्रमुख कृतियां हैं। इनके उपन्यासों में पड़ाव, डेंजर जोन और रिले रेस प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त संपादित कहानी संग्रह और संस्मरण भी स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया ने लिखे हैं। इनकी विभिन्न कृतियों को हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी द्वारा पड़ाव उपन्यास 1987 में, डेंजर जोन 2015 में और कवच 2004 में इन कहानी संग्रहों को पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं ने भी स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया को पुरस्कारों से नवाजा है। सच्ची मुठभेड़ की ओर से स्वर्गीय बद्र सिंह भाटिया को श्रद्धा सुमन। उनके कहानी संग्रह आवाज की समीक्षा कर रहे हैं सुदर्शन वशिष्ठ। वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश प्रदेश में इनके साहित्य पर बराबर चर्चा होती रहती है। सुदर्शन वशिष्ठ ने लगभग 125 से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है। इनकी साहित्यिक कृतियां विदेशों के पुस्तकालयों में भी उपलब्ध हैं। इनके 10 कहानी संकलन, 4 काव्य संग्रह, 2 उपन्यास, 3 नाटक, 3 व्यंग्य संग्रह काफी लोकप्रिय रहे हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृति और हिमाचल की संस्कृति पर लिखी पुस्तकें भी प्रमुख हैं। इन्हें जम्मू अकादमी, दिल्ली व हिमाचल अकादमी और कई अन्य संस्थाओं ने साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया है। हिमाचल अकादमी का सर्वोच्च शिखर सम्मान और दिव्य हिमाचल समाचार पत्र का एक्सीलेंसी अवार्ड 2023 से भी आपको सम्मानित किया गया है। सच्ची मुठभेड़ आपकी दीर्घायु और साहित्य संवर्धन में अधिक योगदान की कामना करता है। तो आइए सुनते हैं स्वर्गीय श्री बद्र सिंह भाटिया के कहानी संग्रह आवाज की समीक्षा, समीक्षक सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के यूट्यूब पृष्ठ पर मैं सुदर्शन वशिष्ठ, हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके सामने कथाकार बद्री सिंह भाटिया के कथाक्रम पर कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। बद्री सिंह भाटिया एक ऐसे कथाकार रहे हैं जो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। उनकी कहानियों में मिट्टी की सौंधी महक चारों ओर बिखरी हुई दिखाई पड़ती है। ग्राम में जीवन को उकेरने में जितना भी डूबे रहे, उतना शायद हिमाचल का कोई और कथाकार नहीं। गांव का चित्रण, गांव के सिमटते संसार का रेखांकन, बदलते आपसी संबंधों का विश्लेषण, ग्रामीण लोगों के आपसी झगड़े और मनमुटाव, रीति रिवाजों के प्रति आस्था अनास्था, पुरातन परंपराओं का निभा, आधुनिकता के आने से संबंधों, परंपराओं, आस्थाओं की टूटन इनकी कहानियों की मूल विशेषता रही है। इन्होंने अपनी कहानियों में माटी के जीवन को पूरी ईमानदारी से निभाया और पुरानी परंपराओं में गहरे उतरकर एक वृत्त चित्र सा पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। आज भाटिया जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके 11 से ज़्यादा कहानी संग्रह, उनके उपन्यास हमारे बीच जिंदा हैं, जो उनकी माटी का कर्ज चुकाते हुए वहाँ की ज़मीनी हकीकत से हमें
बाकायदा वाकिफ़ करवाते हैं। बद्री सिंह भाटिया से मेरी कब मुलाकात हुई ये याद नहीं है, लेकिन जब वे स्नोडन अस्पताल में काम करते थे और मेडिकल कॉलेज की एक कर्मचारी संघ की एक पत्रिका तरु पर छाया निकालते थे, तो उसमें एक बार उन्होंने एक कविता की प्रतियोगिता की, जिसमें मैंने भी अपनी कविताएं भेजी और संयोग से शायद मुझे अपनी कविताओं में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। दूसरी बार उनसे ज़्यादा मुलाकातें तब हुई जब मैं स्नोडन अस्पताल में कोई 1 महीना रहा, जब मेरे बेटे की छत से गिर जाने से टांग की हड्डी टूट गई थी और उसे हम मंडी से शिमला अस्पताल में इलाज के लिए लाए थे। जब अस्पताल में डॉक्टरों की विज़िट होती तो वहाँ जो अटेंडेंट थे उनको बाहर निकल जाने को कहा जाता, तो ऐसे समय में मैं भाटिया जी के पास जा बैठता और उनसे कई मुलाकातें इस तरह उस समय होती रही। उसके बाद जब मैं शिमला में आया तब भाटिया जी ही थे जिन्होंने मेरे लिए संजौली में एक आवास ढूंढा और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना एक उपन्यास की एक पांडुलिपि जो पड़ाव नाम से थी मुझे पढ़ने को दी। यह वही उपन्यास था जिससे उन्हें बाद में अकादमी का पुरस्कार भी मिला। यहाँ भाटिया जी के कहानी संग्रहों पर बात की जाएगी, जिनमें से कुछ चुनी हुई कहानियाँ और उनकी सूक्ष्म सी समीक्षा आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि हर लेखक के साथ होता है, भाटिया जी भी आरंभ में कविताएं लिखते रहे और सन 1983 में उनका एक काव्य संग्रह कंटीली तारों का घेरा नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने लेखन की जो एक मर्म है या लेखन की जो एक राह है वो अपने लिए ढूंढी और कहानी लेखन और उपन्यास लेखन की ओर अग्रसर हुए। इनके 1985 से लेकर 2022 तक कोई 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें ठिठके हुए पल, छोटा पड़ता आसमान, मुश्तरका ज़मीन, सूत्र गाथा और धंधा, बावड़ी तथा अन्य कहानियाँ, यातना शिविर, कवच और वह गीत हो गई, DNA, लोगों को पता होता है और आवाज़ जैसे कहानी संग्रह आए। उनका आवाज़ नाम से कहानी संग्रह मेरे पास उपलब्ध है और उनकी कहानियों पर भी एक चर्चा आपके सामने रखी जाएगी। 3 इनके उपन्यास प्रकाशित हुए। पहला, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, पड़ाव नाम से, जो गोरखा मजदूरों के जीवन पर था और जिन्हें सन 1987 में इन्हें अकादमी की ओर से कथा विधा में सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद डेंजर जोन 2014 में, रिले रेस 2015 में प्रकाशित हुआ। एक संस्मरण की किताब बीते कल की बातें भी सन 2021 में प्रकाशित हुई। भाटिया जी की कहानियों में कवच, यात्रा शिविर, रुद्रभाग, प्रेत संवाद, मांस, पितृदोष जैसी ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें इनकी सशक्त रचनाएं कहा जा सकता है। इन कहानियों में ग्रामीण जीवन में गहरी पाठ के साथ साथ एक नया शिल्प भी दिखलाई पड़ता है। इन्होंने कहानी लेखन के साथ साथ अपने शिल्प पर भी काम किया और इनकी बात की कहानियाँ शिल्प की दृष्टि से भी अति उत्तम कही जा सकती है। ग्रामीण लोगों के भय, विश्वास, अंधविश्वास, देव व्यवस्था आदि का इन्होंने बहुत गहराई से विवेचन किया, जो एक गांव से जुड़ा हुआ रचनाकार ही कर सकता है। ग्रामीण जीवन के गूढ़ रहस्य इनकी कहानी रुद्र भाग में दिखाई पड़ते हैं, तो ग्राम्य के लोगों का संघर्ष डेंजर जोन जैसी कथाओं में दृष्टिगोचर होता है। यातना शिविर कहानी में शहर में रहने को अव्यस्त व्यक्ति का गांव में रह रहे पिता की देखभाल ना कर पाने का एक दुख और एक यात्रा है। वह उन्हें गांव में बेसहारा छोड़ शहर में आने को विवश है। तबादला और फोटो जैसी कहानियाँ पति पत्नी के बीच आए ठंडेपन और तनाव को दर्शाती हैं,
तो विष वृक्ष में पति पत्नी के बीच एक तनाव का विश्लेषण है। टेलीफोन कहानी में आज की जो कामकाजी महिला है उसके जीवन में आए तनाव का चित्रण किया गया है। महिला पुरुष संबंधों में ग्राम्य परिवेश के आधुनिकीकरण का सटीक चित्रण उनकी एक कहानी हुक में हुआ है। विवाह उत्सव में एक सजीले युवक राम शरण के प्रति सुनीता आकर्षित होती है और उस युवक से मिलने के लिए एक अन्य संबंधी राम किशोर का सहारा लेती है, जबकि राम किशोर उसको उस युवक से मिलाने का एक मुआवजा लेना चाहता है और वह मुआवजा देकर वह उस युवक से मिलने में सफल होती है, लेकिन युवक किसी और युवती से प्रेम करता है। बहुत सालों बाद जब इस युवती की पोती की शादी है, उसमें पुनः उस संबंधी राम किशोर से इस युवती क्या अब ये वृद्ध हो चुकी होती है, तो उसका बातचीत और मिलना होता है और वह राम किशोर उसके घर में आने के लिए उसे कहता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है। एक अन्य कहानी लौटा दो मेरा मान में टीवी चैनलों के माध्यम से जो आज झूठे लांछन लगाए जाते हैं, उससे एक वाइस प्रिंसिपल राजेश्वरी देवी को सेक्स रैकेट में बदनाम कर दिया जाता है, जहां से वह बड़ी कठिनाई से न्यायालय से छुटकारा पाती है, लेकिन उसकी जो बदनामी सारे समाज में होती है उसकी कोई भरपाई नहीं कर पाता। इसी तरह ग्रामीण जीवन के मर्म को समझने वाली इनकी कहानियाँ पक्का घर, हलवा आदि भी हैं। एक कहानी छलांग नाम से है जो पंचायती राज में आज जो भ्रष्टाचार आया है उसकी पोल खोलती है। पितृदोष इनकी बहुत ही सख्त कहानी है, जिसमें कथानायक के घर में अचानक हानि पर हानि होने लगती है। अचानक बैल का मरना, 3 साल तक भैंस का सूखे रहना, रोज की बीमारी आदि से परेशान हो गए कुल देवता के पास अपनी फरियाद लेकर जाता है, लेकिन कुल देवता उसे कहता है कि वह मसाणिये के पास जाए, वही मृत आत्माओं से उसकी बात करवा सकता है, क्योंकि उसे पितरों या पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष के लिए कोई निवारण के लिए उसे वह मसानिया कहता है कि जो पास की नदी है उसमें पितरों का श्राद्ध करे, तभी उससे छुटकारा मिल पाता है। इस तरह बहुत सी कहानियों में जो ग्राम्य परिवेश में विश्वास हैं या अंधविश्वास हैं, उनका बहुत ही बारीकी से इन्होंने चित्रण किया है। भाटिया जी हिंदी कहानी में तब आए जब साथ साथ 2 और कहानीकार SR हनोट और बद्री सिंह और राजकुमार राकेश कहानियाँ लिख रहे थे। यानी 8वें दशक से पहले जब सुंदर लोहिया, विजय सहगल, सुशील कुमार फुल आदि कहानियाँ लिखते थे, उसके बाद केशव योगेश्वर शर्मा और उसके अगली पीढ़ी में हरनोट, राजकुमार राकेश और बद्री सिंह भाटिया हमें दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन बद्री सिंह भाटिया ने एक ग्राम्य परिवेश को पकड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि इस पहचान को बनाने में उन्हें बहुत समय लगा और अपने जीवन पर्यंत वे कहानी लेखन में लगे रहे। उनसे मेरी बहुत मित्रता रही और शुगर से पीड़ित होने के कारण जब उन्हें आँख में इंजेक्शन लगाया जाता था 25,000 का, तब वो तेंजिंग अस्पताल में आते थे, तो उसमें क्योंकि मेरा घर पास ही था तो हमारे घर में वे ज़रूर आते। लेकिन उनका जो जीवित था, एक जीने के प्रति जो एक इच्छा थी, वो बहुत ही विकट या बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें कोई कष्ट है या किसी तरह से रोगों से वे ग्रसित है। क्योंकि जब जब शुगर के कारण उन्हें अपने और अंगों में भी तकलीफ़ें होने लगी, आँखों की रोशनी के लिए इंजेक्शन लगाए जाने पड़ते थे और किडनी भी जवाब देने लगी, तो
बार बार वे दिल्ली जाते थे जहाँ उनकी बेटी रहती है और वहाँ पर पूरा चेकअप करवाते हैं। वहीं जब अंतिम बार वे दिल्ली गए तब भी मेरी उनसे भेंट जाने से पहले हुई। उसके बाद बराबर उनसे टेलीफोन पर बात होती थी जब तक वो अस्पताल में दाखिल नहीं हो गए। भाटिया जी का जन्म 4 जुलाई 1947 को सोलन जिले की अर्की तहसील के ग्याड़ा गांव में हुआ था और इनका देहांत जब ये दिल्ली में थे तब 24 अप्रैल 2000 और यहाँ से जब वे दिल्ली गए उसके बाद हिमाचल प्रदेश या शिमला में उनका आना नहीं हो सका। लेकिन जब वो शिमला में रहते थे तो लगभग रोज़ उनसे मुलाकात होती थी, क्योंकि उनके हिमप्रस्थ और गिरिराज के कार्यालय से घर जाती बार हमेशा वे माल रोड से होके आते और हिमप्रस्थ या गिरिराज में कुछ छपा हो तो वे उसकी प्रति भी साथ लेते। उन्होंने कई लेखकों को आगे लाया, हालांकि वे संपादक नहीं रहे, लेकिन इन समाचार पत्रों के विशेषांकों और जो विशेष अंक या रचनाएं मंगवाने का काम होता था वो भाटिया जी के जिम्मा में होता था। तो बहुत से लेखकों को उन्होंने आगे लाया और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छापा। वे हमेशा सारे जो एक साहित्यिक लाग लपेट होती है उससे दूर रहे, किसी वाद विवाद में कभी नहीं पड़े और हर एक रचनाकार की अच्छी रचना की प्रशंसा करना उनके स्वभाव में था और चुपचाप कहानियाँ लिखते हुए वे अपने अंतिम समय तक रचना में रत रहे। और हम समझते हैं कि उनके जो 11 या 12 कहानी संग्रह हैं वे हिंदी साहित्य में एक उपलब्धि माने गए हैं और आगे भी माने जाएंगे। और उनका नाम हिंदी कहानी में, विशेषकर जो उन्होंने आंचलिक कहानियाँ लिखी, जो ग्राम्य प्रवेश पर कहानियाँ लिखी, उनमें एक विशेष स्थान उनका हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।